राकेश त्रिपाठी जी का रुख कर लेती हूँ। राकेश त्रिपाठी जी, स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा तो नहीं है कि पहले बयान नहीं दिए, रामचरितमानस को लेकर जो उन्होंने बयान दिया है वो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है। आप अखिलेश यादव को और पूरी समाजवादी पार्टी को क्यों टारगेट कर रहे हैं? मैं सौरभ कुमार की एक बात से सहमत हूं। आपके रिपोर्टर ने जो बात कही कि ये कोई अज्ञानी लोग नहीं है, ये कोई ऐसे लोग नहीं है जिनको कम ज्ञान है और इसलिए इनके बयान को माफ कर देना चाहिए या निजी बयान। ये बहुत समझदार लोग हैं, बड़े समय से राजनीति कर रहे हैं, बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, बिहार में अभी इस समय कैबिनेट मंत्री है। ये सब लोग बहुत जानबूझ करके पॉलिटिकल एजेंडा के तहत इनके दो उद्देश्य बनते हैं। पहला उद्देश्य हिंदुओं के भीतर कैसे जातीय विभाजन उत्पन्न किया जाए और दूसरा उद्देश्य कि कैसे मजहबी तुष्टीकरण किया जाए, क्योंकि हिंदुओं को जब जब गाली दी जाती है तो एक तुष्टीकरण का एजेंडा निकल करके सामने आता है। ये सब लोग घबराए हुए हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये जो नारा है ना, ये जन जन तक पहुंच गया है। और इसी कारण से अब ये जाति और मजहब के जो समीकरण बनते थे ना, ये भूरा बाल साफ करो, ये अजगर का समीकरण, ये एमवाई का समीकरण, ये जय भीम जय नीम का समीकरण, ये समीकरणों पर गोलबंदी चलाने वाले जो राजनीतिक दल थे ना, इनकी दुकान पूरी तरह से बंद हो गई है और इसीलिए ये परेशान होकर किस तरह के बयान दे रहे हैं। मैं बहुत आग्रह के साथ पूछूंगा कि क्या समाजवादी पार्टी, जिनको सबसे बड़ा समाजवादी नेता मानती है, देश सबसे बड़ा समाजवादी नेता मानता है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 1961 में इसी उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में और अयोध्या से रामायण मेलों की शुरुआत कराई थी और तुलसीदास जी को लेकर के, रामचरितमानस को लेकर के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के क्या विचार थे? क्या राम मनोहर लोहिया जी के विचारों से भी अब समाजवादी पार्टी असहमत हो गई है? और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर जिस तरह से चुप्पी साधी है अखिलेश यादव जी ने, क्या इसको लेकर के सवाल नहीं खड़े होते? सच्चाई ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपना चुनाव विधानसभा में हार गए। समाजवादी पार्टी ने उनको एमएलसी बनाया है और एमएलसी बनाने के लिए इसी काम के लिए रखा है कि जाकर के बदजुबानी करो और खूब बदजुबानी करो, उसको व्यक्तिगत बयान कहते रहेंगे और हमारा एजेंडा इससे चलता रहेगा। जातीय विभाजन खड़ा किया जाएगा, जातीय भावनाएं भड़काई जाएंगी, मजहबी गोलबंदी की जाएगी और एक तुष्टीकरण का ढांचा खड़ा करके हम उत्तर प्रदेश में विकास की जो चर्चा हो रही है, हम इस चर्चा को डिरेल करेंगे। और यही प्रयास बिहार में वहां के शिक्षा मंत्री कर रहे हैं। जगदानंद सिंह उनके पक्ष में खड़े होते हैं, कहते हैं कि मंडल और कमंडल का मसला है। पूरी तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की यह सोची समझी रणनीति है कि कैसे बिहार की राजनीति को फिर से उसी जाति और मजहब की गोलबंदी पर लाया जाए, कैसे मुद्दा विकास करना हो। हम तो चाहते हैं कि आप मुद्दों पर बात करिए, आप नौकरियों पर बात करिए, आप महंगाई पर बात करिए, आप आज देश के विकास दर पर बात करिए, कोरोना से हमारे निपटने के तरीके पर बात करिए, स्वास्थ्य के मुद्दे पर बात करिए। लेकिन ये बात नहीं करना चाहते क्योंकि जानते हैं कि इन मुद्दों पर जब भी बात करेंगे तो परफॉर्मेंस के आधार पर भारतीय जनता पार्टी कोसों दूर इनसे आगे दिखाई पड़ेगी। इसी वजह से जानबूझ करके स्वामी प्रसाद मौर्य या बिहार के शिक्षा मंत्री ये एक रणनीति के थे। और ठीक है, मैं जवाब देती हूँ। दोनों पार्टियों के प्रवक्ता हमारे साथ दोनों के बीच में रिश्तेदारी भी है। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, ये रणनीति का हिस्सा है। या तो जेडीयू के नेता ये स्वीकार कर ले कि यार नीतीश कुमार सत्ता लुलुपता में अपनी कुर्सी से चिपके रहने के लिए इतने लाचार हो गए हैं, इतने कमजोर हो गए हैं कि अब जिस कैबिनेट के वो हेड हैं उस कैबिनेट में कोई उनकी सुनता नहीं है। उनकी कैबिनेट के दो मंत्री लगातार जाति विभाजन की बातें कह रहे हैं, ऐसी बातें कह रहे हैं जिससे नीतीश कुमार बकौल लोक कुमार सिंह सहमत नहीं है। अगर सहमत नहीं है तो वो कैबिनेट का हिस्सा कैसे है? ये व्यक्तिगत बयानों के आधार पर नहीं चल सकता है ना। अरे भाई, व्यक्तिगत बयान किसी नेता का हो सकता है, किसी कार्यकर्ता जिले स्तर के पदाधिकारी का हो सकता है, लेकिन कैबिनेट में बैठे हुए कैबिनेट मंत्री है, आपके विधान परिषद के सदस्य है, आपके विधायक है, आपके सांसद है, आपके पार्टी में बड़ा होदा रखते हैं और व्यक्तिगत बयान देते हैं। और आपके अंदर इतना आज नैतिक बल नहीं है कि आप बुला करके उनको फटकार लगा सके, उनको डांट लगा सके। सच्चाई यह है कि वो अपने बयान पर पूरी तरह अडिग है। जगदानंद सिंह उनके साथ मजबूती के साथ खड़े होते हैं। आरजेडी के दफ्तर के बाहर उनके बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं, पूरी तरह से समर्थन किया जाता है और उसके बाद भी नीतीश कुमार कहते हैं कि हम अलग हैं। यही तो रणनीति है कि एक चेहरा हम उजला लेकर के चलेंगे और दूसरे चेहरे से हम जातीय विभाजन उत्पन्न करेंगे। लेकिन ये रणनीति बीजेपी की राकेश जी बात कही जा रही है कि आपने तो राम मंदिर को चुनाव में अपना हथियार बना लिया, विपक्षी पार्टी ने जातियों को बना लिया। विप्रेश जी, 1 मिनट आ रही हूँ लव कुमार जी। राकेश जी, ऊपर सवाल उठाया है तो जवाब इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं इस बात स्पष्ट कर दूं, राम सबके हैं। राम किसी अगड़े के या पिछड़े के या दलित में कोई विभाजन नहीं है। अगर आज हम आपसे जिस समय बात कर रहे हैं ना, इस समय भी हजारों घर ऐसे होंगे
उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में, जहां अखंड रामचरितमानस का पाठ चल रहा होगा। और ये अखंड रामचरितमानस का पाठ कोई ब्राह्मण के यहाँ, ठाकुर के यहाँ, बनिया के यहाँ, कायस्थ के यहाँ ऐसा नहीं है। ये यादव के यहाँ भी होता है, ये कुशवाहा के यहाँ भी होता है, ये सैनिक के यहाँ भी होता है, ये निषाद के यहाँ भी होता है। ये केवट के राम है, ये सबरी के राम है, ये राम सबके हैं। विभाजन मत करिए, भगवान को जातियों में मत बांटिए और इसका खामियाजा। ठीक है, दीपक झा भी जुड़ गए। दीपक झा से मैं रिएक्शन ले लेती हूँ, वक्त कम है। दीपक जी, जो बिहार नरेश अग्रवाल जी का बयान मैं नहीं बोलना चाहता, इसमें शिक्षा लेकर मैं नहीं जाना चाहता। राकेश जी, नरेश अग्रवाल जी ने क्या बोला था? आपने क्यों अपने पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके नहीं बोल सकते। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब तक भाजपा की तरफ से कभी नहीं कही है।